यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग इसमें क्या होगा, इस मास्टर क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें कवर होगी जो मैक्स टू मैक्स पॉसिबल एग्जाम के अंदर आता है ना, वो सब यहाँ पर कवर कर लिया। तो ये एक क्वेश्चन कर लिया मतलब पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग आपका हो गया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही बनाया है। एक बार अभी कर लो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से वापस मेरे साथ आप रिकॉल कर लेना, मतलब यहीं पे इसका एक क्यूमुलेटिव वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। चलो ये, तो अभी अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर क्या आता है, रीडर इनकॉर्पोरेशन है जर्मन कंपनी है ना। रीडर इनकॉर्पोरेशन एक जर्मन कंपनी है, होल्ड 45% ऑफ इक्विटी इन द इन्फोटेक लिमिटेड। दिस इज जर्मन कंपनी और इनका 45% यहाँ पर होल्ड है। एन इंडियन कंपनी, ठीक है ना, हु इज एंगेज इन द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ऑफ द सेम फॉर द कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब। इट क्लाइंटल इंक्लूड्स रीडा इनकॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले एक चीज आप बताओगे, रीडा एंड इन्फो बोथ आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज एज पर सेक्शन 92A। वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा सेक्शन 92A में कि 26% या उससे ज़्यादा अगर वोटिंग पावर है तो बोथ आर दी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पर ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में आप क्या बताओगे, यहाँ पर अब ये बोलता है कि सर ये जो इन्फोटेक है ना, ये क्या करती है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है। इनके क्लाइंटल्स में रीडा भी है, मतलब अपनी एसोसिएटेड को सर्विसेज भी दी जा रही है, अपनी एसोसिएटेड को सर्विसेज भी दी जा रही है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 ये कहता है कि इन्फोटेक लिमिटेड है स्पेंड 15,000 मैन आवर्स फॉर डेवलपिंग एडमिनेटिंग सॉफ्टवेयर फॉर द रीडा इनकॉर्पोरेशन। मतलब इन्होंने अपने 15,000 घंटे स्पेंड किए हैं, 15,000 मैन आवर्स आपने रीडा के लिए काम किया है, ठीक बात है। विथ ईच आवर्स बिलिंग जो है 1,800 रुपये है, और बिलिंग कितनी है 1,800। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि रीडा को जो आपने सर्विसेज दी है वहाँ पर आपने 15,000 घंटे काम किए हैं एट द रेट ऑफ, क्या रेट है, 1,800 रुपये, एट द रेट ऑफ 1,800 पर आवर, ठीक है। चलो, कॉस्ट इंकर्ड बाय द इन्फोटेक फॉर एग्जिस्टिंग वर्क अमाउंटिंग टू ₹2 पॉइंट, ये तो है सेल्स प्राइस। अब यहाँ पर 2.5 करोड़ की क्या है, कॉस्ट भी है, दिस इज कॉस्ट, ठीक है ना, इट्स फॉर रीडा, ठीक है ना, इट्स फॉर रीडा। चलो ये भी क्लियर है। अब दूसरा ही क्या बोलता है, देखो, इन्फोटेक लिमिटेड, अच्छा मैं इधर आ जाता हूँ। इन्फोटेक लिमिटेड हैड ऑल्सो अंडरटेक डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर द मीरा इंडस्ट्रीज। ये बोलता है मीरा इंडस्ट्रीज को भी ये सपोर्ट देते हैं, फॉर विच इन्फोटेक बिल्ड 2700 पर मैन आवर। इन्होंने बिल कितना किया है, 2700 रुपये, 2700 रुपये, ठीक है ना। जहां हम अपनी एसोसिएटेड से 1,800 चार्ज कर रहे हैं, अदर जो मीरा एंटरप्राइजेज, मीरा इंडस्ट्रीज है वो अदर है, अदर को सर्विसेज देते हैं, तो हम 2700 रुपये पर मैन आवर चार्ज कर रहे हैं। द पर्सन वर्कर्स फॉर द मीरा इंडस्ट्रीज वर सेम टीम। ये कहता है भाई सेम टीम, सेम कैलिबर के लोग हैं। अब उनके एक 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 अनरिलेटेड को दे रहे हो तो 2700 रुपये चार्ज कर रहे हो, रिलेटेड को दे रहे हो तो 1,800 रुपये चार्ज कर रहे हो, मतलब कोई गड़बड़ है, देखते हैं। इन्फोटेक मेड ए ग्रॉस प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट ऑफ द मीरा इंडस्ट्रीज वर्क। अब ये बोलता है कि देखो इन्फोटेक क्या करता है, 50% ऑन कॉस्ट, मीरा इंडस्ट्रीज को जो काम कर रहा है ना उस पर जो कॉस्ट लग रही है उसका 50% इनका मार्जिन होता है, 50% इनका मार्जिन होता है, ठीक है। इन्फोटेक ट्रांजेक्शन विद रीडा एंड मीरा आर कंपेरेबल और दीज आर द फॉलोइंग डिफरेंसेस। पहला, रीडा इनकॉर्पोरेशन टेक्निकल नो हाउ। ये बोलता है रीडा इनकॉर्पोरेशन जो है ना, मतलब हमारी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हमें टेक्निकल नो हाउ सपोर्ट देती है, विच कैन बी वैल्यू 10% ऑफ द नॉर्मल जीपी। जो नॉर्मल जीपी का 10% है, हमारा नॉर्मल जीपी कितना है 50, 50 का 10% कितना हो गया, इज इक्वल टू 5। मतलब आपका 5% जीपी आप जो है ये बनता है, ये अमाउंट बनती है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है आर्म्स लेंथ प्राइस कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड में क्या होता है कि जो आप अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को जो प्राइस पे बेच रहे हो दैट इज बायस्ड प्राइस, बट कॉस्ट इज अनबायस्ड। कॉस्ट कितनी है, 2.5 करोड़ रुपए की कॉस्ट है, तो ये बोलते हैं कॉस्ट में क्या करो, आपका मार्कअप ऐड कर दो। मार्कअप कौन सा लो, मार्कअप कौन सा लो, ये बोलता है कि अगर आप अनरिलेटेड पार्टी से डील करते हो उस केस में आपका जीपी कितना है, उसका आपका मार्कअप कितना है, वो मार्कअप कंसीडर करो। अगर उस मार्कअप में कोई फंक्शनल एडजस्टमेंट है तो उसका इफेक्ट ले लो, और फिर जो मार्कअप आएगा वो कंसीडर करो,
तो अपन क्या बोलते हैं, मीरा इंडस्ट्रीज के केस में मेरा मार्कअप कितना है, 50%। इस 50% में अगर मुझे कोई फंक्शनल एडजस्टमेंट करना है, मतलब जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं अपनी एसोसिएटेड से काम कर रहा हूं, अगर वही टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं अनरिलेटेड के साथ काम करता तो ये मार्कअप कितना हो जाता, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, अब देखो, जैसे एक बार पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर समझाता हूँ मैं आपको ये। अब यहाँ पर चलो बता ही देता हूँ, साथ साथ ही चल कंप्लीट करते हैं। देखो, दिस जीपी जो है, अपना जो 50% का जो जीपी है, ये है अपना नॉर्मल जीपी। अब नॉर्मल जीपी में अपन क्या करेंगे, विल लेस, क्या चीज लेस करेंगे, देखो, रीडा इनकॉर्पोरेशन गिव टेक्निकल नो हाउ सपोर्ट, दिस इज तो है मीरा के साथ वाला है, अनरिलेटेड पार्टी के साथ वाला है, तो हमें अनरिलेटेड पार्टी वाला ही जीपी चाहिए होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, ये जो मार्कअप ऐड करते हैं ना, अनरिलेटेड पार्टी वाला ही चाहिए, तो 50% ले लूँ, नहीं, अगर कोई फंक्शनल एडजस्टमेंट है तो उसका इफेक्ट आपको लेना पड़ेगा। अब देखो, जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने अपनी एसोसिएटेड से काम किया है, अगर उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप अनरिलेटेड के साथ काम करते तो क्या प्राइस होती, बस ये चीज ध्यान रखो, क्या मार्कअप होता, सॉरी। अब देखो, मीरा इंडस्ट्रीज डज नॉट प्रोवाइड सपोर्ट, ये कहता है मीरा इंडस्ट्री हमें सपोर्ट नहीं दे रही है। अगर मीरा इंडस्ट्री भी हमें टेक्निकल सपोर्ट दे देती, अगर मीरा इंडस्ट्री भी हमें टेक्निकल सपोर्ट दे देती तो हम क्या करते, 50% मार्कअप थोड़ी चार्ज करते, भाई मीरा इंडस्ट्री हमें टेक्निकल सपोर्ट दे दे, हम तेरा मार्कअप कम कर देंगे, कितना, 5% से, अभी अपन ने निकाला ना इधर, राइट। दूसरा, सिंस द वर्क ऑफ द रीडा इन्वॉल्व ह्यूज नंबर, सर हमें जो हमारी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज ना बल्क में ऑर्डर देती है, एक क्वांटिटी डिस्काउंट हम 15% क्वांटिटी डिस्काउंट देते हैं। सर अगर मीरा इंडस्ट्री भी हमें बल्क में ऑर्डर दे दे, उसको भी डिस्काउंट दे देंगे, 50% मार्कअप थोड़ी चार्ज करेंगे, कम चार्ज करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट का, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 50 का 15% इजिकल टू 7.5, तो 7.5% आप इसका भी कम कर दोगे, तो ये 7.5% यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इन्फोटेक लिमिटेड आर ऑफर्ड 90 डेज क्रेडिट टू रीडा, ये बोलता है कि हम हमारी एसोसिएटेड को ना 90 दिन की उधार देते हैं, द कॉस्ट ऑफ विच मेजर्ड 15% ऑफ द नॉर्मल बिलिंग रेट, यहाँ थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, इन्होंने नॉर्मल बिलिंग रेट बोल दिया है, ऊपर तो नॉर्मल जीपी बोल रहे थे, है ना, ऊपर नॉर्मल जीपी बोल रहे थे, यहाँ इन्होंने बिलिंग रेट बोल दिया, यहाँ इन्होंने बिलिंग रेट बोल दिया। अब यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, नो सच क्रेडिट टू मीरा इंडस्ट्री, मतलब ये बोलता है मीरा इंडस्ट्री को आप ये क्रेडिट नहीं दे रहे हो, अपनी एसोसिएटेड को दे रहे हो, अगर मीरा इंडस्ट्री को भी आप ये उधार दे रहे होते तो उससे ज़्यादा मार्कअप चार्ज करते, बिल्कुल चार्ज करते, ऐड कर दो, कितना ऐड करोगे, 15% ऑफ नॉर्मल बिलिंग रेट, अज्यूम द बिलिंग रेट इज 100, तो 100 का और 100 का 50% कॉस्ट हो गया, राइट, सिंपल है, राइट। तो ये आपका ये 15 आ जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल बिलिंग रेट का 15% आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो। सो फाइनल कितना आ गया, 50 - 5 - 7.5 प्लस 15, तो 52.5 आ गया है, तो 52.5% ऑन कॉस्ट, ये आपका मार्कअप बन गया। तो आप क्या करोगे, 2.5 करोड़ के अंदर आपका ये मार्कअप ऐड कर दो, सिंपल है, आपकी कॉस्ट कितनी है, 2.5 करोड़, ठीक है, प्लस 52.5% आपका आ गया है मार्कअप, 2.5 करोड़ का 2.5 इंटू 52.5%, 1.3125 प्लस इक्वल टू, तो 3,81,25,000, ठीक है ना। दिस विल बी द क्या हो गया, दिस विल बी द ALP, ये आपकी ALP होनी चाहिए, 3,81,25,000 शुड बी योर ALP, ठीक है ना। मतलब अगर आप अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को माल बेच रहे हो तो दिस प्राइस शुड बी योर ALP, बट आपने बेचा कितने में है, ओ हाँ नहीं, करेक्ट है, आपने बेचा कितने में है, आपने यहाँ पर बेचा है 15,000 इंटू 1,800, मतलब 2,70,00,000, 2,70,00,000, ठीक है। दिस इज एक्चुअल सेल प्राइस, और ALP होनी चाहिए आपकी ये, और आपने बेचा है इतने में, तो कितना कम है आपका, तो 1,11,25,000, 1,11,25,000, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ से आपने क्या किया है, आपने 1 करोड़ से 1,11,00,000 से अपने अपनी इनकम को कम दिखाया है, राइट। सो एक तो ये हो जाएगा, इससे आपकी इनकम बढ़ा दी जाएगी, इसमें 2 चीज़ें आएगी, पहला प्राइमरी एडजस्टमेंट,
प्राइमरी एडजस्टमेंट, कि इससे आपकी इनकम को बढ़ा दिया जाएगा। और इनको बोला है भैया देख 90 दिन के अंदर अमाउंट शुड बी रेपैट्रिएट इन इंडिया, हिंदुस्तान में आ जाना चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी कर देंगे। क्यों कर देंगे सेकेंडरी एडजस्टमेंट? क्योंकि प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी होगा, इफ अमाउंट नॉट रिपैट्रिएट इन इंडिया विद इन 90 डेज। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, अगर सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता है तो क्या होगा, ये बोलता है सर हम आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो आईएनआर में डिनोमिनेटेड है तो एसबीआई की रेट ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ऑन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो उस ईयर की एसबीआई की रेट ले लो प्लस 3.25% ले लो। और अगर मान लो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, तो लाइबोर रेट ऑन 30 सितंबर प्रीवियस ईयर का, है ना, जिस प्रीवियस ईयर का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर का आप लाइबोर का रेट ले लो प्लस 3%। सो दिस विल बी द आपका इंटरेस्ट होगा। इस तरीके से आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट यहाँ पर करोगे। तो मैं एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या चाह रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर दिया, कंप्यूट द आर्म्स लेंथ प्राइस। तो एक बार देख लो इसका आंसर, 1,11,25,000। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसका ये बोलता है विदाउट प्रिजुडिस आंसर वन अबव, ये कहता है अज्यूमिंग दैट द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड इन दिस केस एंड द असेसिंग ऑफिसर हैज मेड ए प्राइमरी एडजस्टमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। टू ट्रांसफर प्राइसिंग वाइड ऑर्डर डेटेड, अच्छा इन्होंने ऑर्डर दे दिया 1/4/2022 को। मान लो ये कहता है प्रीवियस ईयर 21-22 का केस होता और 1/4/2022 को ऑर्डर दे दिया होता, तो 1/4/2022 से जिस दिन असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर की डेट से 90 दिन के अंदर अमाउंट शुड बी रिपैट्रिएट। अगर आप उस ऑर्डर की डेट से 90 दिन के अंदर, मतलब 1/4/2022 प्लस 90 डेज, यहाँ से 90 दिन के अंदर अगर आप पैसा नहीं लाते हो तो अमाउंट शुड, अगर रिपेट्रिएट नहीं होती है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। एंड द सेम वाज एक्सेप्टेड द इन्फोटेक मान भी गया भैया प्राइमरी एडजस्टमेंट सही है। व्हाट आर द कंसिक्वेंट रिक्वायरमेंट एज पर द इनकम टैक्स, द इम्प्लीकेशन ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद द सेड रिक्वायरमेंट, अज्यूम दैट द ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन करेंसी, नो अमाउंट आई नहीं है, अमाउंट ही नहीं आई है, द 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट इज एसबीआई इज 8.5%। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, आपकी एसबीआई की रेट जो भी है प्लस 3.25 इजिकल टू कितना हो गया 8.15 प्लस 3.25, ये आ गया आपका 11.4। तो आप क्या करो, जो भी अमाउंट रिपैट्रिएट नहीं हुई है, मतलब 11/1/11/25, उस पर 11.4% से पूरा साल का इंटरेस्ट आपकी इनकम मान लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार, बराबर है, ठीक है ना। चलो तो ये बी क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है, ठीक है। चलो ए क्वेश्चन हो गया, बी क्वेश्चन हो गया। नाउ कम ऑन द सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, what are the options available to Infotech in respect of such increase in the transfer price by income tax authority if Infotech accepts such transfer pricing। ये कहता है कि what are the options available to Infotech, Infotech के पास क्या ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन तो ये है कि अगर मान लो पहला ऑप्शन तो है, पहला तो 90 डेज में रिपैट्रिएट करें, ठीक है ना। किससे करे, अपनी एसोसिएटेड से करे। अगर मान लो उस एसोसिएटेड से नहीं आ रहा है तो दूसरी एसोसिएटेड से लेके आए, और अगर मान लो वो भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वन टाइम एडजस्टमेंट, वन टाइम सेटलमेंट कर लो, वन टाइम सेटलमेंट आप कर सकते हो, ठीक है ना। वन टाइम सेटलमेंट आप कर सकते हो, 18% प्लस 12% प्लस 4%, ठीक है ना। तो वन टाइम अगर आप सेटलमेंट करते हो तो देखो 18% प्लस 12% और 4%, मतलब इफेक्टिव जो रेट आएगी वन टाइम सेटलमेंट की वो क्या हो जाएगी 20.9664। तो आप क्या करो, जो भी आपका अमाउंट रिपैट्रिएट करना है 111,25,000 है ना, 111,25,000, तो उस पर आप क्या करो, अगर मान लो आप रिपैट्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो आप वन टाइम टैक्स पे करके फ्री हो जाओ, ठीक है। इतना आपका अमाउंट ऑफ टैक्स बन जाएगा। चलो ठीक है, तो सी इज ऑल्सो डन। अब आता है एग्जामिन द कंसिक्वेंसेज दैट वुड फॉलो इफ असेसिंग ऑफिसर मेक एडजस्टमेंट टू द आर्म्स लेंथ प्राइस इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसएससी रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल। अच्छा, तो ये बोलता है कि सर मान लो आपकी इनकम में एओ ने क्या कर दिया, एओ ने आपकी इनकम बढ़ा दी 111,25,000 से। अब आपको होता क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना, रेमेडीज क्या अवेलेबल है। तो एओ ने आपको ऑर्डर दिया होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग में हो तो आपको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल 144C याद करो, आपके पास ऑप्शन है कि सबसे पहले आपको ड्राफ्ट ऑर्डर आएगा, आप अगर उस ड्राफ्ट ऑर्डर को रिजेक्ट करना चाहते हो और डीआरपी के पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो,
ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मान लो ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब ये ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर एओ का ऑर्डर आता है विच इज जुडिशियल टू द असेसी, 144C का बेनिफिट किसको मिलता है, या तो नॉन रेजिडेंट को मिलता है या फॉरेन कंपनी को, या दूसरा जो मिलता है अगर कोई भी एसएससी जिसने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है और अगर कोई भी ऑर्डर आता है विच इज प्रेजुडिशियल टू द एसएससी, ठीक है ना, रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग, तो उसको एक 144C का ऑप्शन मिलता है कि उनको सबसे पहले ड्राफ्ट ऑर्डर सेंड किया जाता है, ठीक है ना। ड्राफ्ट ऑर्डर सेंड करने से जब उनको रिसीव होता है उसको 30 दिन में उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिस महीने में उन्होंने एक्सेप्ट किया है उस महीने की एंड डेट से 1 महीने के अंदर एओ फाइनल ऑर्डर दे देगा। और अगर मान लो एक्सेप्ट नहीं किया तो जब वो 30 दिन या रिजेक्शन कुछ भी नहीं किया, नो रेस्पॉन्स, तो जब आपका ये क्या बोलते हैं 30 डेज कंप्लीट होता है, जिस महीने में आपका 30 डेज एक्सपायर हो रहा है, रिसीविंग की डेट से 30 डेज जिस महीने में एक्सपायर हो रहे हैं उस महीने की एंड डेट से 1 महीने के अंदर वो फाइनल ऑर्डर दे देगा। बट आप अगर रिजेक्शन करते हो तो आप डीआरपी को अप्रोच कर दोगे। तब जब आप डीआरपी को अप्रोच करते हो, अगर आप अप्रोच करते हो डीआरपी को, दिस इज रेमेडी अवेलेबल टू यू कि आप डीआरपी को जा सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अगर डीआरपी को आपने ऑब्जेक्शन रेज किया तो जब आपको फॉरवर्ड किया गया था ड्राफ्ट ऑर्डर, उस महीने की एंड डेट से 9 महीने में डीआरपी डायरेक्शन देगा एओ को। डीआरपी को जो भी काम करना है, जो भी एनालिसिस करना है वो करेगा, फिर एओ को ऑर्डर देगा। अब एओ को जो ऑर्डर देगा, जिस महीने में एओ को ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है डीआरपी से, उस महीने के 1 महीने में वो ऑर्डर फाइनल ऑर्डर दे देगा। डीआरपी आपकी लाइबिलिटी बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, चेंजेस कर सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। तो एक रेमेडी तो है आप डीआरपी के पास चल जाओ। दूसरा ऑप्शन आपके पास है आप डीआरपी के पास मत जाओ, कोई रिस्पॉन्स मत दो। कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट आपको फाइनल ऑर्डर मिल जाएगा, है ना। अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो जिस महीने में आपको रिस्पॉन्स देना था, 30 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स देना होता है ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट, आपका 30 दिन जब कंप्लीट हो जाते हैं उस महीने की एंड से 1 महीने के अंदर ईओ फाइनल ऑर्डर दे देगा। जब ईओ ने आपको फाइनल ऑर्डर दे दिया उसके बाद आप क्या करो, आप सीआईटी अपील के पास चल जाओ। ईओ के ऑर्डर के अगेंस्ट आप सीआईटी अपील के पास जा सकते हो। दीज आर द रेमेडी अवेलेबल। देख लेते हैं 9D में क्या क्या है। हाँ, एक प्राइमरी एडजस्टमेंट है तो आपको 10AA और इनकम बेस्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है, ये तो हो ही गया। फिर आपके पास ये आ गया डीआरपी वाला, ठीक है, चलो ठीक है ना, सारा मैंने समझा दिया। इवन इन्होंने जो लिखा है अपन ने उससे ज़्यादा ही लिखा है, ठीक है। तो आप अपना लेवल पे भी जाओगे तो भी बहुत बढ़िया है। चलो अगला क्वेश्चन है 9D भी अपना हो गया। 9E ये बोलता है द असेसिंग ऑफिसर आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नोटिसिंग दैट द कंपनी हैज फेल्ड टू मेंटेन द रिक्विजिट रिकॉर्ड्स, ये बोल रहा है कि भैया इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन नहीं किए हैं, एंड हैड नॉट ऑब्टेन दी अकाउंटेंट्स रिपोर्ट, और अकाउंटेंट की रिपोर्ट भी बराबर नहीं है, एडजस्टेड टोटल इनकम, और उसकी इनकम बढ़ाई है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्या बोल रहा है, आपने रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन नहीं किए हैं, आपने अकाउंटेंट की रिपोर्ट बराबर नहीं है, दूसरा आपकी इनकम इतने से बड़ी है। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के केस में अगर आपने ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं किया है तो इसे मिस रिपोर्टिंग बोला जाता है, मिस रिपोर्टिंग, ठीक है ना। 270A के अंदर आपको पेनल्टी लग जाएगी 200% ऑफ द टैक्स, ठीक है ना। तो 270AA 200% ऑफ टैक्स आपका पेनल्टी इम्पोज हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, इसे रिपोर्टिंग बोला जाता है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। हाँ जी, अब यहाँ पर होगा क्या, एक तो आपने मेंटेन नहीं किए हैं रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट बराबर मेंटेन नहीं की है, ठीक है ना। अब ये बोलता है इशूड ए शोकोस नोटिस लेवी वेरियस पेनल्टी, लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, पेनल्टीज क्यों नहीं लगाएगा, असेसिंग ऑफिसर पेनल्टीज लगाएगा। कौन कौन सी पेनल्टी लगाएगा, एक तो चलो मैंने आपको ये बताई दी, 200% ऑफ द टैक्स मिस रिपोर्टिंग वाला पेनल्टी लग जाएगा आप पे, ठीक है। और क्या क्या लगेगा, और आपने बुक्स वगैरह मेंटेन नहीं की है, 92D के अंदर आपको जो रिपोर्ट्स मेंटेन करती हो, लोकल फाइल, सीबीसी, मास्टर फाइल, वो मेंटेन नहीं की है तो वहाँ आपकी पेनल्टी लग जाएगी 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट 92CE में जो आपको सबमिट करनी होती थी ट्रांसप्राइजिंग ऑडिट रिपोर्ट, वो अगर नहीं करी है तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी वो लग जाएगी आपको, ठीक है। सो दीज आर द मेजर पेनल्टीज जो आप पे इम्पोज हो जाएगी। अब देखो इन्होंने क्या क्या बताया है, नहीं डायरेक्ट ई वाला देखते हैं ना अपन तो। हाँ, एक तो आ गया आपका मिस रिपोर्टिंग, अच्छा 270A, हाँ 270A का पेनल्टी लग जाएगा, सॉरी मिस रिपोर्टिंग वाला 200% ऑफ द टैक्स, तो वो पेनल्टी लग जाएगा 270A, ठीक है ना। हाँ, फेलियर टू मेंटेन द रिक्विजिट रिकॉर्ड 92D अगर आप मेंटेन नहीं करते हो 271AA का पेनल्टी लग जाएगा 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया, ठीक है। फिर ये 92E का तो 1 लाख रुपीज़, ये भी पेनल्टी लग जाएगा। सो दीज आर द मेजर पेनल्टीज जो आप पे इम्पोज कर दी जाएगी। ये लो 92E भी कंप्लीट हो गया आपका। अगला कुछ है इसमें नहीं। सो 9th क्वेश्चन हैज बीन डन। अब अगला जो क्वेश्चन है अब वो देखते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको आसान हो जाएंगे, ठीक है। सो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
बस दो ही हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं है, फटाफट से हो जाएंगे। अब ये बोलता है इति लिमिटेड द एसएससी हैज सोल्ड गुड्स टू एलपी लिमिटेड। ये कहता है कि इन्होंने क्या किया है, गुड्स सेल किया है किसको, एलपी लिमिटेड को, लोकेटेड इन दी नोटिफाइड जुडिशनल एरिया 9.50 करोड़ के अंदर, ठीक है ना, जो क्या बोलते हैं एनजीए के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, एलपी लिमिटेड लोकेटेड इन एनजीए। और अगर आपको याद हो एनजीए के केस में उन्होंने कोई बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं देते हैं। एनजीए के केस में उन्होंने मना कर दिया है कि अगर मान लो आप एनजीए के किसी भी पर्सन को, चाहे वो आपका रिलेटेड हो या ना हो, इररिलेवेंट, किसी भी पर्सन के साथ अगर आप डील करते हो तो वो आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माना जाएगा, और जब वो एसोसिएटेड माना जाएगा तो आपके ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब आप भले ही वो आपका अनरिलेटेड पार्टी है, लेकिन फिर भी आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करते हुए इंटरनेशनल एएलपी कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है ना। और एएलपी अगर कंप्यूट होता है तो ट्रांसफर प्राइसिंग के जो जो भी प्रोविजन आप पे लगने हैं वो सब लग जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, जो वो होता है ना होलसेल के केस में 1% 3% वाला, वो नहीं लगता है। होलसेल और ट्रेडिंग अपन बोलते हैं ना, एवरेज वाला कंसेप्ट जो होता है ना, 1% और 3% आपको एक बेनिफिट दिया जाता है, वो बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, बाकी सारा ठीक है। 1% और 3% कन्फ्यूजन नहीं हो रहा। अपन बोलते हैं ना, देखो अगर आपके पास मोर देन 1 एएलपी है, 2 या 2 से ज़्यादा है बट अप टू 5 है तो एवरेज एएलपी निकालते हैं, और अगर 5 से ज़्यादा है तो रेंज कंसेप्ट के बेसिस पे एएलपी निकालते हैं। बट यहाँ पर आपको बेनिफिट दिया जाता है कि 3% तक एक्सेप्ट हो जाएगा, और होलसेल में है तो 1% तक, ठीक है ना। अगर नॉर्मली 3% तक का वेरिएंस एक्सेप्टेड हो जाएगा, मतलब एएलपी एक्चुअल प्राइस इंटू 103%, अगर मान लो कम, वापस बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ, एक्चुअल प्राइस का 103% अगर ज़्यादा है एएलपी से तो एएलपी को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो कंसिडर नहीं करते हैं। और अगर होलसेल है तो 101%, ठीक है ना, बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो वो बेनिफिट आपको एनजीए में नहीं मिलता है, ठीक है ना, वो बेनिफिट आपको एनजीए में नहीं मिलता है, बस ये, बाकी तो सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि आपने माल कितने में बेचा है, 9.50 CR में, ठीक बात है। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इति लिमिटेड हैज़ ऑल्सो चार्ज 10.4 फ्रॉम टीपी इनकॉर्पोरेशन। ये बोला है साहब हमने टीपी इनकॉर्पोरेशन को माल बेचा है, उससे 10.5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, ऑफ कंट्री एक्स, ठीक है। 10 करोड़ एमएन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंट्री वाई फॉर सेल ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। ये बोलता है सेम गुड्स हमने बेचा है कंट्री एक्स में भी और कंट्री वाई में भी, तो आपका मतलब 2 एएलपी हो गई आपके पास यहाँ पे, है ना। दीज आर अनरिलेटेड पार्टीज नाइदर एसोसिएटेड, मतलब देखो एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ पर आपने बेचा है 10.5 में, यहाँ बेचा है 11 में, तो अगर आपके पास मोर देन 1 है तो एवरेज ले लो, सिंपल, इन दोनों का एवरेज कर लो, ठीक है ना। चलो अभी कर लेंगे, इनका एवरेज कर लो यहाँ पे अपॉन 2, तो एवरेज के हिसाब से क्या आ जाएगा 10.5 प्लस 11/2, तो ये 10.75 आपका एएलपी आ जाएगा। अब इसमें अगर कोई फंक्शनल एडजस्टमेंट है तो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ, वाइल सेल्स ऑन टीपी इनकॉर्पोरेशन और एमएन वर ऑन द सीआईएफ बेसिस। ये कहता है टीपी और एमएन को जो होता है ना वो सीआईएफ बेसिस पे होता है, मतलब आप जब टीपी और एमएन को माल बेचते हो, आप मान लो जैसे 10.5 करोड़ में बेच रहे हो, 11 करोड़ में बेच रहे हो, तो यहाँ पे इंश्योरेंस फ्रेट आपकी जिम्मेदारी है, तो आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, कोई बात नहीं, उसका इम्पैक्ट हटा दो, का इम्पैक्ट हटा दो। मतलब जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने रिलेटेड के साथ काम किया है, एसोसिएटेड के साथ काम किया है, अगर उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप अनरिलेटेड के साथ काम करते तो क्या प्राइस होती। अगर मान लो मैं टीपी और एमएन को भी बोलता भैया मैं अपनी रिलेटेड को एफओबी पे दे रहा हूँ, तुम्हें भी एफओबी पे दूंगा, तो कोई बात नहीं, फ्रेट और चार्ज जो मैं तुमसे चार्ज किया घटा देता हूँ, यहाँ पे घटा देता हूँ, द सेल एफओबी बेसिस, है ना। विच वॉज पेड। अब देखो ये कहता है कि अपन उसको तो एफओबी पे देते हैं अपनी रिलेटेड पार्टी को, और इनको अपन सीएफ पे देते हैं, तो अपन क्या करो, इंश्योरेंस और फ्रेट का खर्चा लेस कर दो। which was paid insurance freight 20 lakh on purchase of इति लिमिटेड, ये इति लिमिटेड का है। if sale to MN और incorporation on FOB basis तो 18 लाख रुपए का होगा, तो यहाँ पे आप 18 लाख लेस कर दो, यहाँ पे आप 18 लाख लेस कर दो, दिस इज इन करोड़ है, ध्यान रखना। चलो यहाँ पे 18 लाख लेस हो जाएगा, ठीक बात है, पहला एडजस्टमेंट हमने कर दिया। इंडिया, अब ये कहता है इंडिया हैज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट विद द कंट्री एक्स और वाई, ठीक है। दीज असेसी हैज ए पॉलिसी प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सपोर्ट। ये कहता है कि इनका आफ्टर सेल सपोर्ट की भी पॉलिसी है, 13 लाख टू ऑल कस्टमर एक्सेप्ट एलपी, ठीक है, विच प्रोक्योर द सेम लोकली एट ए रुपीज ऑफ 17 लाख रुपए, है ना। ओके तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि इंडिया हैज ए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद कंट्री एक्स और वाई, दीज असेसी हैज ए पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सपोर्ट
टू द ट्यून ऑफ 13 lakhs टू ऑल कस्टमर एक्सेप्ट LP विच प्रोक्योर द सेम लोकली एट ए कॉस्ट ऑफ 17 लाख रुपीज। ठीक है ना, तो 17 लाख रुपए का आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 17 लाख का आप सेल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहे हो, सेल सपोर्ट। एक्सेप्ट LP, अगर मान लो आप LP जो आपकी एसोसिएटेड NJA के अंदर है, अगर एसोसिएटेड अगर आप उसको सेल सपोर्ट देते तो 17 लाख रुपए का चार्ज होता। जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे आप अपनी एसोसिएटेड से काम कर रहे हो, अगर उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप इनसे भी काम करोगे तो क्या होगा, तो आप सेल सपोर्ट का प्राइस घटा दो, 17 लाख रुपए घटा दो, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो देख लेते हैं इसे फटाफट से। और सॉरी 13 लाख रुपए, नो 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 17 लाख नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है देख लो एक बार, देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ द एसएससी हैज ए पॉलिसी, अरे यार क्या हो रहा है, कहाँ गया वो ड्रॉ, ओ शिट, वो कहाँ गया ड्रॉ के अंदर, हाईलाइटर, हाईलाइटर आ गया अभी। द एसएससी हैज ए पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सपोर्ट ऑफ 13 लाख टू ऑल कस्टमर्स। दूसरे कस्टमर को 13 लाख का सपोर्ट आप देते हो, 13 लाख रुपए का सपोर्ट देते हो, तो यहाँ पे 13 लाख रुपए कम कर दो, है ना। बट आप अपनी एसोसिएटेड को, मतलब NJA वाले में जो लोकेटेड है उसको आप 13 लाख का सपोर्ट नहीं देते। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं देते तो दूसरे कस्टमर को नहीं दोगे तो क्या होगा, लेस कर दो, है ना। आपने उनकी प्राइस में चार्ज किया हुआ है सेल सपोर्ट, दिस इज सेल सपोर्ट है। और ये 18 लाख किस चीज़ का था, CIF वाला था, फ्रेट इंश्योरेंस वाला, रेट एंड इंश्योरेंस। ठीक है, अगर मान लो आपने इसमें चार्ज किया हुआ है, अगर आप इनको चार्ज नहीं करते तो क्या प्राइस होती, 10.75 माइनस 18 लाख माइनस 13 लाख, अरे यार 10.75 माइनस 0.18 माइनस 0.13, मैंने क्या 18 लाख 13 लाख घटा दिया, गड़बड़ हो गया था। 10.44 विल बी द ALP, सिंपल, दिस विल बी द ALP, ठीक है ना, दिस विल बी द ALP, ये रहा 10.44 ALP। और आप चार्ज कितना कर रहे हो, आप चार्ज कर रहे हो 9.5 करोड़ रुपए, 9.5 करोड़ रुपए आप चार्ज कर रहे हो, तो जिससे आपकी इनकम बढ़ा दी जाएगी, 94 लाख रुपए से आपकी इनकम बढ़ा दी जाएगी। प्राइमरी एडजस्टमेंट हो जाएगा, बट यहाँ सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम नहीं है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होती तो यस हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी कर देते। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बी वाला, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ये बोलता है रिद्धमन लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर 21-22 का आपको P&L अकाउंट दिया हुआ है, दिस इज योर P&L अकाउंट। ओके, 2021, 21-22, 2021 और 21-22, और सॉरी 21-22, 22-23, सॉरी हाँ इसे चेंज कर दो, 21-22 और 22-23। ऑन जून रिद्धमन लिमिटेड इंडियन कंपनी बोरोड 120 करोड़ फ्रॉम M&T इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री M। ये कहता है रिद्धमन लिमिटेड जो एक इंडियन कंपनी है, उन्होंने 120 करोड़ रुपए M&T इनकॉर्पोरेशन से बोरो किया हुआ है, बोरो, ठीक है। द सेड लोन इज रिपेबल ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर, ये 4 सालों में पे किया जाएगा। दिस लोन इज गारंटेड बाय द लाइट लिमिटेड, और इसकी गारंटी किसने दी है, लाइट लिमिटेड ने गारंटी दी है। ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री वाई, लाइट लिमिटेड होल्ड्स 30% शेयर्स इन द रिद्धमन, लाइट ने 36%, तो लाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट एंड रिद्धमन, रिद्धमन बोथ आर क्या हो गए, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। क्यों हो गए वो आप लिखोगे कि अगर मान लो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स के 51% से ज़्यादा लोन देती है तो एसोसिएशन हो जाएगी, और अगर मान लो लोन का 10% या उससे ज़्यादा गारंटी दी जाती है तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो जाएगी, ठीक है। 92A के अकॉर्डिंग कैलकुलेट द इनकम अंडर द हेड PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ द रिद्धम for the assessment year 22-23, assuming the gross profit is calculated as per the provision of the income tax and depreciation is also as per the income tax rules. Give appropriate reason for your working. Assume that the companies are engaged in the business of banking. Assume, चलो ये देखते हैं अपन। अब सिंपल है, देखो अब आपके लिए क्या दिया हुआ है, रिद्धमन लिमिटेड, ये बोलता है कि सर इनका PGBP क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, दिस इज द केस, दिस इज द केस। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, रिद्धमन ने 36% होल्डिंग कर रखी है, मतलब बोथ आर दी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, रिद्धमन और लाइट। तो लाइट की होल्डिंग है रिद्धमन में, है ना, लाइट की होल्डिंग है रिद्धमन में कितनी, 36%, तो बोथ आर दी एसोसिएटेड। अब जो लाइट है ना उसने गारंटी भी दे रखी है, उसने गारंटी भी दे रखी है, इसने लोन ले रखा है 120 लाख का, ठीक है ना, गारंटेड बाय लाइट लिमिटेड। मतलब अगर मान लो एसोसिएटेड ने या तो लोन दिया हो या लोन की गारंटी दी हो या मैचिंग अमाउंट का डिपॉजिट कराया हो तो 94B थिन कैपिटलाइजेशन लग जाएगा, 94B थिन कैपिटलाइजेशन लग जाएगा। 94B क्या बोलता है,
94 बी ये बोलता है कि भाई थिन कैपिटलाइजेशन मतलब लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट, लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज और डीम्ड एसोसिएटेड, और डीम्ड एसोसिएटेड मतलब डीम्ड एसोसिएटेड तो मैं नहीं बोल सकता ऐसे, टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब एक प्रकार से अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ने गारंटी दे रखी है तो वो भी यही माना जाएगा कि लोन एसोसिएटेड नहीं दिया है। जैसे लाइट एसोसिएटेड है, लाइट ने लोन नहीं दिया बट उस लोन की गारंटी दे दी, मतलब मान नहीं लिया जाएगा कि एसोसिएटेड ने ही लोन दिया है। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो ये माना जाएगा कि एसोसिएटेड को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, और वहां पर लिमिटेशन है 30% ऑफ इबिडा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। ठीक है ना, ये कहता है कि जो भी आपका ईबीडा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसके पहले इसका ये जो ईबीडा है, ईबीडा का 30% से ज्यादा इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड ये इतना ही होगा, चीज ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर आपको गेम ही यही करना है कि आपको इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हो और आपको अलाउड कितना होना चाहिए, बस आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, आपको वो पता होना चाहिए। देखो यहां से अपन निकालते हैं 2030 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना हुआ है। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। अब एम्प्लॉय का बेनिफिट कितना है 390, बस बराबर है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट ईबिडा में लेस नहीं होगा, डेप्रिसिएशन ये कुछ भी लेस नहीं होंगे। अब क्या करो 2030 माइनस 390 और माइनस 402, ये आपका ईबिडा आ गया, ये आपका ईबिडा आ गया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। ठीक है ना, तो आपका ये ईबिडा आ गया। तो ये ईबिडा के लिए हमें ये कंसिडर नहीं करना है। अगर मान लो कंसिडर किए हुए हैं तो ऐड बैक कर दो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे वैसे कंसिडर नहीं किए हुए हैं तो हम क्या करेंगे 2030 माइनस 390, तो ये आ गया हमारे पास 1640, और यहाँ 1780 माइनस 402, तो ये आ गया आपके पास 1378। दिस इज ईबिडा। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि 1640 ईबिडा है, तो 1640 का 30% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो 1640 का 30% कितना हो गया 492, मतलब मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको 492 अलाउड हो जाएगा 2021-22 में। अब आपने अगर इससे कम दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा दिया है तो 492 ही आपको अलाउड होगा। देखो इंटरेस्ट आपने दिया कितना है, इंटरेस्ट आपने दिया है 562। ठीक है ना, इंटरेस्ट आपने आपका एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है 562, और ईबिडा 492, विच एवर इज लोअर। ठीक है ना, तो 492 का आपको क्या हो जाएगा अलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको 492 का इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा, राइट। और बाकी ये जो 70 का बैलेंस है, ये 70 का इंटरेस्ट का क्या होगा सर, ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर मान लो किसी ईयर में आपका एक्चुअल इंटरेस्ट ज़्यादा है और सॉरी कम है ईबिडा के कंपेयर में कम है, मान लो ये जो 70 है, ये बोलते हैं अगर मान लो आपको किसी ईयर में जो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है वो ईबिडा के 30% से कम है, तो जितना कम है उतना आप इसे सेट ऑफ कर सकते हो इस बैलेंस से। अभी बताता हूँ, देखो ठीक है, यहाँ एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरे पे आओ, दूसरे में क्या आ गया आप 1378 रुपये, 1378 इंटू ईबिडा, दिस इज ईबिडा हो गया आपका। ईबिडा का 30% कितना होता है 413, हाँ ईबिडा का 30% कितना होता है 413। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट कितना मिलेगा 413। अगर आपने उससे ज़्यादा दिया हुआ है तो 413.4 मिलेगा, कम दिया हुआ है तो जो एक्चुअल है वो मिल जाएगा। अब देखो आपने यहाँ कितना दिया हुआ है 389। ठीक है, आपका एलिजिबिलिटी कितना है 413 आपको मिल सकता है, बट आपका एक्चुअल कम है, 389 ही है। कितना कम है माइनस 389, 413.4 माइनस 389, तो 24.4 से कम है, 24.4 से कम है। ठीक है ना, अब यहां चीज ध्यान रखना, जब आपका एक्चुअल इंटरेस्ट ईबिडा के 30% से कम हो तो जितना कम है उतना आप अपना जो 70 लाख का ये जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया था इंटरेस्ट, वो बेनिफिट ले सकते हो। तो 70 में से आप 24.4 का बेनिफिट ले लो और 45.6 आपका आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब इस साल आपको 389 का बेनिफिट तो मिलेगा प्लस 24.4, मतलब 413.4 का पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दैट्स इट, बस यही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखो 492 और 562 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया।
यहाँ पे 389 हो गया, यहाँ पे पूरा 413 का आपको बेनिफिट मिल गया, ठीक है। तो EBITDA क्या हो गया, ये हो गया लेस इंटरेस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट हो गया, बहुत सिंपल है। आई होप मज़ा आया होगा आपको, है ना। मैंने कोशिश करी कि पूरा टीपी को कवर कर लूँ। अच्छा, अब आप इसमें आपको एक लगा होगा सिर्फ एक कंसेप्ट अपना मिसिंग रहा है, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। वो मैंने बताया था मिसलिनियस सुपर 6 के अंदर मैं वो कवर करवा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई एक चीज़ भी नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू।